पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 एविडेंस स्टडी करे थे। फर्स्ट था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, फोर्थ एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। ये 4 एविडेंसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए। फिफ्थ वन है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। सो व्हाट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। हमें किसके बारे में स्टडी करना है? फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना है, उसे हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? व्हाट इज फॉसिल्स? द ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल। जो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स जो प्रिजर्व्ड है अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर दफन होते हैं, ऐसे एनिमल और ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हम फॉसिल्स कहते हैं। अब फॉसिल्स कैसे फॉर्म होते हैं? फ्लोट, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। जब कोई जगह अर्थक्वेक आता है तो उसके अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं? जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉसिल्स फॉर्म होते हैं। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है हमेशा, हाउ वी कैन टेल दैट which organisms exist millions of years ago? साइंटिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि ये एनिमल बहुत साल पुराना या मिलियंस ऑफ इयर्स अगो का है? साइंटिस्ट कैसे बता पाते हैं? सो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ डायनासोर्स का। जैसे हम पहले से पढ़ते आए कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो पहले डायनासोर्स होते थे, बट वो धीरे धीरे क्या हो गए? खत्म होते चले गए। और उससे उन्हें ढूंढने के लिए एक मेथड निकाला गया, जिसे क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड। अब देखते हैं हम व्हाट इज कार्बन डेटिंग। व्हाट इज कार्बन डेटिंग मेथड? सो कार्बन डेटिंग डेवलप्ड इन 1954 बाय विलार्ड लेवी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलार्ड लेवी। इन्होंने 1954 में डेवलप किया था कार्बन डेटिंग को इन्होंने डेवलप किया था, और 1916 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला गया था इस कार्बन डेटिंग मेथड को निकालने के लिए। अब देखते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होता है। C12 एंड C14 आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। जो C12 और C14 है, ये आइसोटोप से कार्बन के। ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। C12 जो रहता है वो नॉन रेडियो एक्टिव रहता है, और जो C14 रहता है वो रेडियो एक्टिव रहता है। यानी कि जो C12 रहेगा वो हमेशा स्टेबल रहता है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए इसे नॉन रेडियो एक्टिव कहते हैं। और जो C14 है वो रेडियो एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा स्टेबल नहीं रहता, ये नॉन स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि यह अपने बॉडी से रेडियो एक्टिव एमिट करता रहता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कभी सेम नहीं रहती है। मेथड दिस आफ्टर दैट कंजम्पशन ऑफ C12 एंड C14 आर स्टॉप। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल डेथ हो जाता है तो इसकी बॉडी में C12 और C14 स्टॉप हो जाते हैं। इन लोगों का कंजम्पशन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। The ratio between C12 and C14 change continuously। इन दोनों के बीच का जो रेशियो रहता है वो कंटिन्यूसली क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। क्यों चेंज होता है? क्यों? क्योंकि इनमें से एक रेडियो एक्टिव है और दूसरा नॉन रेडियो एक्टिव है। C12 स्टेबल रहेगा, C14 नॉन स्टेबल है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? इन लोग का कंटिन्यूसली चेंज हो जाते हैं, इन लोग के रेशियो ऊपर नीचे होते हैं। अब हाउ टू कैलकुलेट द एनिमल्स इज मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। बाय द मेजरिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ऑफ C14। पहले क्या करते हैं? C14 का रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं, एंड देन इन दोनों को रेशियो करते हैं बिटवीन C14 एंड C12। इन दोनों को रेशियो करने के बाद रेशियो करते हैं, तब कैलकुलेट करते हैं, और इस मेथड को क्या बोलते हैं? हम कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा 6। ये है साइंटिस्ट विलार्ड लेवी, जिन्होंने कार्बन डेटिंग को डेवलप किया था। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कनेक्टिंग लिंक्स की। ये आखिरी एविडेंस है। सो व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक्स? Some plants and animals show some morphological characters। कुछ प्लांट्स और जो एनिमल्स है जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस
शो करते हैं, कैरेक्टर शो करते हैं, बाय विच दे कैन रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप, हेंस दे आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट जो दो अलग ग्रुप या कैरेक्टर से मिल के बने हों, उनको क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डक हाँ, डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस ऐसा एनिमल है जो दो डिफरेंट ग्रुप से मिलके बनता है। फर्स्ट है रेप्टाइल एंड दूसरा है मैमल्स। ये जो अंडे देता है, जो एग प्रोड्यूस करता है, ये किसके जैसे रहते हैं? रेप्टाइल्स के जैसे ये एग प्रोड्यूस करता है। एंड देन इसकी जो बॉडी रहती है, बॉडी के ऊपर जो हेयर रहते हैं, वो किसके तरीके से रहते हैं? मैमल्स के तरीके से रहते हैं। तो ये दो डिफरेंट ग्रुप से मिलके एक तीसरा एनिमल इवॉल्व हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिंग लिंक्स बोलेंगे। डक डकबिल प्लेटिपस दो एनिमल से मिलकर बनता है, एक रेप्टाइल, दूसरा मैमल। सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्लेटिपस पेरिपेटस। ये भी दो अलग ग्रुप से मिलके बनता है, एक एनिलिडा और दूसरा आर्थ्रोपोडा। इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है वो सेगमेंट जैसा रहता है, जो एनिलिडा को बिलोंग करता है, और जो इसका जो रेस्पिरेशन पार्ट होता है वो आर्थ्रोपोडा के जैसा होता है। तो हम ये पेरिपेटस भी टू डिफरेंट ग्रुप से मिलके बनता है। सो ऐसे ग्रुप से मिलके बनने वाले, टू डिफरेंट ग्रुप से मिलके बनने वाले एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। सेकेंड है डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद है डार्विन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने एक थियोरी लिखी थी। इस थियोरी को लिखने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को और जमा इन्होंने कलेक्ट किया। एंड इन्होंने क्या किया, वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल। उन सारे को कलेक्ट करके उन सारों का ऑब्जर्वेशन किया। एंड उन्हें स्टडी करने के बाद और इन सबको स्टडी करने के बाद एक बुक पब्लिश की। उन्होंने एक बुक पब्लिश की, उससे उनको नाम दिया गया द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हम इस थियोरी को नाम मिला द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, विच परचेज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म या कोई सपोज कॉकरोच है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली कॉकरोच के ऊपर क्या करते हैं? लाल हिट मारते हैं जब हमारे घर में ज्यादा कॉकरोच हो जाते हैं। बट लेकिन वो कॉकरोच क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं फौरन। बट जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जब हम उसके ऊपर लाल हिट मारेंगे तो वो उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा, सिर्फ उन लोग बेहोश हो जाएंगे। जैसे अभी हम लोग मारते हैं तो कॉकरोच मर जाते हैं, बट लेकिन उसके आने वाली जनरेशन के ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे लाल हिट तो वो क्या हो जाएंगे? सिर्फ बेहोश होंगे। देन उसकी जब आने वाली जनरेशन रहेगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, अगर हम उसके ऊपर भी ट्राई करते हैं कि लाल हिट से मर जाएंगे, तो वो लाल हिट से मरेंगे नहीं, तब उनके ऊपर वो लाल हिट कुछ असर नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश अ बुक टाइटल। इन्होंने इस थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को एक बुक टाइटल दिया, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या नाम था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये साइंटिस्ट है, डार्विन्स थियोरी, इन्होंने इस थियोरी को लिखी है। सो उन्होंने कहा है, फर्स्ट है ऑल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। अब इसमें ऐसा होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन करते हैं। इस कंपटीशन में सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं वही इस कंपटीशन को विन करते हैं। इन दिस कंपटीशन ओनली दोस sustain which show the modification essential for winning competition. Nature selection is an important role because nature select only those who are fit to live and others. यानी नेचर सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि नेचर सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करता है जो फिट रहते हैं, जो फिट होते हैं। अब थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत टाइम तक एक्सेप्ट की, बट कुछ टाइम के बाद इस थियोरी के ऊपर ऑब्जेक्शन आए। फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये था, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। सेकेंड था, डार्विन डिड नॉट मेंशन
एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। इनमें से कुछ लोग का कहना था, कुछ लोग का ऐसा कहना था कि इनमें से सिर्फ एक कंसेप्ट राइट है। वो कंसेप्ट ये था कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। ये थी डार्विन थ्योरी। सेकेंड नेक्स्ट है लेमार्किज्म। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेन बैप्टिस्ट लेमार्क। क्या नाम था? जेन बैप्टिस्ट लेमार्क। उन्होंने ये थ्योरी लिखी थी और वो इस थ्योरी में ये कह रहे थे कि लेमार्क्स proposed that the activities of the organisms are responsible for evolution। ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कैसी है इस पर डिपेंड करता है कि उसके आने वाली जनरेशन कैसी रहती है। This concept are called as principle of use or disuse of organ। उन्होंने इस कंसेप्ट को एक नाम दिया था यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है neck of giraffe। Neck of giraffe has become too long due to browsing and leaves of tall plants and existing here their neck or survival generation। इनका कहना ऐसा था कि अगर जो जिराफ की नेक वो पहले लंबी नहीं होती थी, वो पहले छोटी हुआ करती थी। लेकिन जब इन लोगों को खाने की कमी पड़ने लगी तो ये पेड़ के ऊपर वाले हिस्से से पत्ते खाने लगे, जिसकी वजह से इन्हें अपनी गर्दन को क्या करना पड़ता था? एकदम स्ट्रेट करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये इनकी गर्दन और लंबी होती गई जनरेशन बाय जनरेशन। इसलिए इनका कहना ऐसा था। ये है साइंटिस्ट लेमार्किज्म। इन्होंने इस थियरी को लिखा है। इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल में क्या बताया है, जो जिराफ की ये नेक रहती है वो किस तरीके से लंबी है। क्योंकि जो पहले के जिराफ थे उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी, बट लेकिन जैसी जनरेशन से जनरेशन बढ़ती गई, जिसकी वजह से इनकी गर्दन कैसी हो गई? एकदम लंबी होती गई। नेक्स्ट एग्जांपल है soldier become strong due to frequent harmonic movement। ये जो लोहार्स होते हैं हमारे लोहार, इन लोग क्या करते हैं? इन लोग बहुत जोर जोर से लोहा जब गर्म रहता है तो इन लोग का हाथ कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इन लोग के जो ये रहते हैं शोल्डर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? एकदम मजबूत हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं। आयरन स्मिथ कहते हैं इन्हें भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेग्स बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर, डक एंड सॉन। ये जो डक एंड सॉन है, ये इन लोग के जो मतलब कैसा बोलेंगे, इन लोग के जो पूर्वज थे, इन लोग के जो पहले के जो थे, इन लोग क्या करते थे? स्विमिंग करने के लिए इन लोग ने अपने पैर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इन लोग की बाद की जनरेशन में भी वो आया है। जब ये लोग स्विमिंग करते हैं तो लोग किसका यूज करते हैं? अपने पैरों का यूज करते हैं। इसी तरह जैसे डार्विन थ्योरी पे जो ऑब्जेक्शन थे उसी तरीके से यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्शन थे। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू एक्टिविटी और डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज। सेकेंड था ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू एक्टिविटी और डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज, यानी ये जो इनका कंसेप्ट है पहला वाला, कि किसी एक्टिविटी की वजह से कोई ऑर्गन डेवलप होता है और कोई ऑर्गन का यूज नहीं करते हैं, वो ऑर्गन डिसयूज हो जाता है। तो ये डिसयूज हो जाता है, डीजनरेशन ड्यू टू दी नो यूज। तो इस कंसेप्ट को लोगों ने वाइडली एक्सेप्ट किया। जो सेकंड वाला कंसेप्ट है इनका ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इस वाले कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अब कोई ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस होता है या कुछ इवोल्यूशंस होते हैं उसके बॉडी के अंदर, तो वो उस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिस सेकंड वाला उनका कंसेप्ट था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, इस वजह से लेमार्किज्म की थ्योरी डिसअप्रूव हो गई थी। नेक्स्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? ह्यूमन इवोल्यूशन। अब
ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ह्यूमन पहले कैसे थे, मंकी थे, मंकी से वो मंकी से वो ह्यूमन बने। वो जो मंकी से ह्यूमन बनते हैं उस टाइम ऑफ पीरियड को क्या कहते हैं हम, इवोल्यूशन कहते हैं। देन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो डायनासोर्स डिसअपियर्ड, मतलब 7 करोड़ पहले क्या थे, डायनासोर्स डिसअपियर्ड हो चुके थे। हैं, डायनासोर्स क्या हो गए थे, डिसअपियर हो गए थे। At that time, monkey-like animals are evolved. They similar to modern lemurs. उसी वक्त एक monkey-like animals evolve हुए जिसे क्या कहते हैं, modern lemurus कहते हैं। modern lemurus कहते हैं। About 4 करोड़ years ago, चार करोड़ साल पहले अगर हम देखें, tail of this monkey-like animals from Africa is disappeared. This monkeys is called Egyptopithecus. यानी कि अफ्रीका में ये मंकीज का भी क्या हो गया, डिसअपियर्स हो गया है। इन मंकीज को क्या कहते हैं, इजिप्टोपिथिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, इजिप्टोपिथिकस कहते हैं। नेक्स्ट है, brain started to develop, their hands were also improved and this ape-like animals were evolved. वहीं पे क्या हो गया, जब इन लोग के जैसे जैसे दिमाग बढ़ता गया, वहीं पे कुछ और एनिमल्स मंकीज क्या हो गए, इवॉल्व हो गए, जिन्हें क्या कहते हैं, एप-लाइक एनिमल्स कहते हैं, जिन्हें हम ape-like animals कहते हैं। 2.5 crore years ago, remaining ape-like animals stayed in the Africa and from them gorilla and chimpanzee were evolved. जब ये ape-like animal थे, इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने माइग्रेट किया कहाँ, अफ्रीका के जंगल में। वहां पे इन लोग का इवोल्यूशन हुआ और इन लोग किसमें फॉर्म हो गए, गोरिल्ला एंड चिंपांजी में इन लोग फॉर्म हो गए। अब अब ये जो थे, दे आर स्टार्टिंग यूजिंग देयर हैंड्स फॉर ईटिंग फूड एंड हंटिंग। तो क्या करें, अभी इन लोग ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को यूज करना स्टार्ट किया। इन लोग ने अपने हाथ को यूज करने के लिए स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या किया, पहले खाने के लिए अपने आप इन लोग के जो हाथ थे, इन लोग ने क्या किया, खाने के लिए यूज किया, और हंटिंग के लिए इन्होंने अपने हैंड को यूज करना स्टार्ट किया। एंड दिस एनिमल इज कॉल्ड ड्रायोपिथिकस। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते थे, ड्रायोपिथिकस कहते थे। नेक्स्ट है, ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर्स अगो, 50,000 साल पहले, was sufficiently evolved which was considered as a class wise man। मतलब जब जैसे जैसे ये मंकीज का दिमाग बढ़ता गया, ह्यूमन बींग्स में आने लगे वो, तो इन लोग को ऐसा कंसिडर किया, इन लोग क्लास वाइज मैन, इस क्लास में इन लोग को कंसिडर किया गया। एंड दिस मैन इज कॉल्ड दी नेंडेरथल मैन। क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे मैन को क्या कहते हैं, नेंडेरथल मैन कहते हैं।